हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसएस टजू उस लेडी कल्टीवेटर के साथ होते हुए सेकंड मेरिडियन के अंदर आ चुके थे, जहां पे आते साथ ही उन्हें गॉड किलिंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है। इसे पार करने के लिए पिछले हजारों सालों से कुछ इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स आपस में फाइट भी कर रहे थे और एसएस टजू को अपना कॉम्पिटिटर समझकर उन सभी ने मिलकर वहाँ पे एसएस टजू के ऊपर हमला भी कर दिया था। पर एसएस टजू ने तो वहाँ पे सिर्फ अपने और प्रेशर से ही उन सभी का खेल खत्म कर दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी थर्ड मेरिडियन की टेलीपोर्टेशन एरे वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फैंकी की तरह एसएस टजू के बाकी सभी डिसेबल्स भी वहां पे एसएस टजू के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन एरे के बंद हो जाने की वजह से वो सभी लोग वहां पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जहां हैप्पी डॉग भौंकते हुए अपनी परेशानी जाहिर कर रहा था, तो वहीं हम देखते हैं कि बर्नी को रोते हुए अपनी परेशानी को जाहिर कर रहा था। वो वहाँ पे एसएस टजू का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं, बॉस आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए, आपके बगैर मैं यहाँ पे अकेला रुक कर क्या करूंगा। और ये कहकर बर्नी को बेचारा वहाँ पे रोने लगा था, जो देखकर लिंग जुई वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है कि आखिर उस लड़की ने यहाँ पे किस तरह की टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, जिसने हमें से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। पर कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज मैं यहाँ पे दोबारा उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ओपन करके रहूंगी। और ये कहकर लिंग जुई ने अचानक वहाँ पे अपनी सोट को भी बाहर निकाल लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिu जियान वहाँ पे खड़ा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो लिंग जुई को इस तरह से अचानक आगे बढ़ते हुए देखकर उसे रोकते हुए कहता है, रुको, इस सब का कोई फायदा नहीं है। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन चाहे किसी भी तरह की हो, अगर उसे कहीं पे एक बार इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने पीछे जरूर कोई न कोई ट्रेस छोड़ कर ही जाती है। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि अचानक लिu जियान को वहाँ पे एक आइडिया आता है, जिसे पूरा करने के लिए उसने वहाँ पे अपने पास को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिनकी मदद से वो वहाँ पे उसी जगह के ऊपर अटैक करता है जहाँ पे उस लेडी कल्टीवेटर ने वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाई थी। और जैसे ही लिu जियान के पास जाकर वहाँ पे उस जगह पे टकराती है, तो हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हो गया था और उस ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे हमें कुछ स्पेस क्रैक्स दिखाई देने लगे थे, जिन्हें देखकर वहाँ पे लिu जियान के साथ साथ एसएस टजू के बाकी सभी डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सभी चौंकते हुए कहते हैं, ओ तो उस लेडी कल्टीवेटर ने उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को बनाने के लिए यहाँ पे स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया था। अब स्पेस मैजिक का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि एसएस टजू के बाकी सभी डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं लिंग जुई वहाँ पे एक बार फिर से गुस्से से अपनी सोट को बाहर निकालते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि अगर हम लोगों को भी एसएस टजू के पीछे पीछे सेकंड मेरिडियन के अंदर जाना है, तो उसके लिए हमें भी यहाँ पे स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करना होगा। लिंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी वहाँ पे आगे आकर उन्हें वहाँ पे स्पेस मैजिक के बारे में बताते हुए कहता है कि स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है, और ऊपर से यहाँ पे जिस स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया गया है वो तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का दिखाई दे रहा है। इवन मैं खुद भी यहाँ पे स्पेस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैंने भी सिर्फ इसके बारे में ओल्ड मास्टर जू जियान से ही सुना था। वहीं डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे जल्दी से लिंगार के पास जाते हुए उससे कहता है कि तुम तो एसएस टजू को न जाने पिछले कितने सालों से फॉलो कर रही हो, तो फिर तुमने तो एसएस टजू से कोई न कोई स्पेस मैजिक तो सीखा ही होगा। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगार उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मैंने एसएस टजू को स्पेस मैजिक करते हुए देखा तो था, लेकिन मुझे वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसे सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान उस समय पावरफुल मैजिकल टेक्निक सीखने के ऊपर था, और ऊपर से वो स्पेस मैजिक था भी इतना ज्यादा मुश्किल, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। अब लिंगार की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सभी की बची कुछ हुई उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम देखते हैं कि लिंग जुई जो कि वहाँ पे खड़ी होकर उन सभी की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी, उसे अचानक वहाँ पे कुछ याद आता है और वो वहाँ पे अपने सभी साथियों से कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पे स्पेस मैजिक के बारे में बात कर रहे हो? अगर स्पेस मैजिक की बात है तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने बालों से टायर को बाहर निकालती है, जिसके अंदर स्पेस पावर्स थी। लिंग जुई उस स्पेस टायर के बारे में अपने सभी साथियों को बताते हुए कहती है कि मुझे लगता है उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए ये टायर हमारी मदद कर सकता है। एसएस टजू ने एक बार मुझे ये टायर देते हुए बोला था कि जब कभी तुम मुझे ढूंढ ना पाओ तो इस स्पेस टायर का इस्तेमाल करते हुए तुम मेरे पास आ सकती हो, और मेरे ख्याल से एसएस टजू ने मुझे इसी समय के लिए ये टायर दिया होगा। वहीं लिंग जुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस टजू के सभी डिसेबल्स की उम्मीद जो खत्म हो चुकी थी वो अब दोबारा वहाँ पे वापस आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग जुई ने अचानक वहाँ पे अपने उसी स्पेस टायर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उन सभी स्पेस क्रैक्स के ऊपर हमला कर दिया था, और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और वहाँ पे एनर्जी की इस तरह से फ्लक्चुएट होने की वजह से उन सभी को वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे स्पेस क्रैक के बीचों बीच एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे खिसकते हुए थोड़ा और भी पीछे हो गए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो स्पेस पोर्टल भी वहाँ पे ओपन हो चुका था। जैसे देखा तो एसएस टजू के सभी डिसेबल्स की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वहाँ पे फेंग दिखाई दे रहा था। लेकिन बेचारा फेंग वहाँ पे पोर्टल की तरफ आगे जा पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि सभी लोग उसे वहाँ पे एक एक करके पीछे करते हुए खुद जल्दी से वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे। हालांकि फेंग वहाँ पे सबसे पहले उस पोर्टल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की पोजीशन सबसे आखिर में आई थी। खैर इसी तरह हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे एक एक करके बहुत ही तेजी से उस पोर्टल के अंदर जाने लगे थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो पोर्टल तो वहाँ पे काम ही नहीं करता, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पे टेलीपोर्ट होने की बजाय सीधा वहाँ पे नीचे जा गिरे थे। वहीं फेंग तो वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि उसे तो वहाँ पे लग रहा था कि वो टेलीपोर्ट हो चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे जल्दी से अपने बाकी सभी साथियों से एसएस टजू को ढूंढने के लिए कहने लगा था। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जुई वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए उससे कहते हैं कि मुझे लगता है हम लोग इस स्पेस टायर
को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते थे। रेंजुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे फैंग की सारी एक्साइटमेंट वहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो जाती है। लेकिन तभी लिंगार जल्दी से वहाँ पे रेंजुई के सामने आते हुए उसे कहते हैं, क्या तुम्हें मास्टर ने और कुछ नहीं दिया था, कुछ ऐसा जिसके अंदर स्पेस पावर्स हो? अगर है तो प्लीज जल्दी से उसे बाहर निकालो ना। लिंगार की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू के बाकी सभी डिसेबल्स ने भी उसे वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर रेंजुई उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मास्टर ने मुझे काफी सारे टेस्ट दिए थे जिनके बारे में अभी तक मुझे भी सही से नहीं पता, लेकिन चलो एक एक करके उन सभी को ट्राई करते हैं। और ये कहकर वो सभी मिलकर वहाँ पे एक पफे से किसी स्पेस टायर के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे थे। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सेकंड मेरिडियन के एक सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक डार्क कल्टीवेटर जो कि दिखने से ब्लैक पावर ऑफ करप्शन का ही सक्सेसर लग रहा था, जिसका नाम यिनजी था, और उसके चारों तरफ वहाँ पे काफी सारी इमोर्टल सोल्स घूम रही थी। यिनजी उन सभी इमोर्टल सोल्स को देखकर वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, जब तक ये सारी इमोर्टल सोल्स मेरे हाथ में है तब तक सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स की लाइफ मेरे ही हाथों में है, और ऊपर से इन इमोर्टल सोल्स के चलते मैं खुद भी अमर हो चुका हूँ। ये गेम वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे नहीं लगा था कि आगे चलकर मुझे इस गेम से इतना ज्यादा फायदा होगा। और ये कहकर बेचारा यिनजी अभी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उसका सीक्रेट चैम्बर वहाँ पे पूरा हिलने लगा था, और ये वही समय था जब एसेस्टजू ने उन इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स में से एक के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, और ये संकेत था कि यिनजी की मौत यहाँ पे आ चुकी है। वहीं जैसे वो सीक्रेट चैम्बर वहाँ पे हिलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़ी एक लड़की जिसका नाम निंजी था, वो भी वहाँ पे नीचे गिर जाती है। असल में ये लड़की एक ऑब्जर्वर थी जो कि सेकंड मेरिडियन के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब के बारे में यिनजी को बताया करती थी। इसलिए हम देखते हैं कि यिनजी वहाँ पे मिस निंजी से सवाल करते हुए पूछता है, ये सब आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? मास्टर यिनजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंजी जल्दी से वहाँ पे एक स्क्रोल को ओपन करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी थी, और जैसे मिस निंजी वहाँ पे स्क्रोल को पढ़ती है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वह हैरान होते हुए वहाँ पे मास्टर यिनजी को बताती है कि अभी हाल ही में हमारी सेकंड मेरिडियन के अंदर एक स्पेस पोर्टल ओपन हुआ था, जिसके अंदर से कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन सेकंड मेरिडियन के अंदर आया है, और ये सब अभी अभी जहाँ पे जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी की वजह से हो रहा है। मिस निंजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनजी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि वंजू वापस आ चुकी है, जिसपे मिस निंजी वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए मास्टर यिनजी को बताती है कि नहीं मास्टर, ये वंजू का काम नहीं है, वो यहाँ पे आ तो चुकी है लेकिन उसने अभी तक यहाँ पे किसी तरह से खुद को छुपा रखा है, और अभी अभी जो यहाँ पे भूकंप आया था वो किसी और का ही काम है। मिस निंजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनजी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर मिस निंजी की फेस को पकड़कर उसे वहाँ पे ऊपर उठाते हुए कहता है, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई आउटसाइडर हमारे स्पेस क्रैक को ओपन करते हुए यहाँ पे आ चुका है? मास्टर यिनजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस निंजी वहाँ पे घबराते हुए कहती है कि अभी तक तो मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। निंजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनजी वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, ओ तो तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब है कि तुम यहाँ पे अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से नहीं निभा रही। और ये कहकर मास्टर यिनजी अचानक ही वहाँ पे अपने पास से एक बुक को बाहर निकाल कर उसके अंदर से कुछ काटते हुए मिस निंजी से कहते हैं, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटी को पूरा करने में नाकाम हो गई हो तो इसलिए मैं तुम्हारे इस साल के आधे से भी ज्यादा एलेक्जेस को काट रहा हूँ। मास्टर यिनजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस निंजी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी, लेकिन वो मास्टर यिनजी से वहाँ पे कुछ भी नहीं कह पाती, जो देखकर मास्टर यिनजी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए उसे कहता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द उस पर्सन को नहीं ढूंढा तो हो सकता है तुम्हें यहाँ पे इस लेवल के अंदर मरना भी पड़े, क्योंकि अगर तुमने जल्द से जल्द यहाँ पे उस पर्सन को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारे बाकी के भी आधे एलेक्जेस को काट लूंगा, जिसके बाद खुद ब खुद ही तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। मास्टर यिनजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंजी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, ओके मास्टर, पर मेरे लिए आपके पास एक खुशखबरी भी है, वो लड़की जिसके अंदर ब्लैक पावर ऑफ करप्शन है उसे भी वापस ले जाया जा रहा है। मिस निंजी यहाँ पे मिस फ्लोटिंग के बारे में बात कर रही थी, और मिस निंजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर यिनजी की फेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा कमीनी स्माइल आ चुकी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दोबारा सेकंड मेरिडियन के पहली डोमेन वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसेस्टजू ने उन सभी इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी का खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था, लेकिन देखते ही देखते वो सभी मरने के बाद दोबारा वहाँ पे जिंदा हो जाते हैं, जो देखकर एसेस्टजू वहाँ पे कोड लोग से उन सभी की तरफ देखते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग, ये तो जितना ज्यादा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला। और उन तीनों इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स के साथ साथ उस लेडी कल्टीवेटर की बॉडी भी वहाँ पे एक एनर्जी बॉल में चेंज होने लगी थी। वहीं एसेस्टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर्स वहाँ पे एसेस्टजू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमें लगता है अभी तक तुम इस जगह के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते, जब तक हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो तुम हमें यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। उस इमोर्टल एम्परर एलम के कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है, ओ तो तुम सभी के इमोर्टल सोल्स यहाँ पे किसी और के कब्जे में है, और वही यहाँ पे तुम्हारी लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए तुम सभी लोग हर बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हो और बेवकूफों की तरह दोबारा यहाँ पे आपस में फाइट करने लगते हो, और ये एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है जिसमें तुम सभी लोग फंस चुके हो, इसलिए अब तुम सभी को अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे फाइट करनी होगी। एसेस्टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें भी यहाँ पे इसके बारे में पता चल ही गया। वहीं एसेस्टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस लेडी कल्टीवेटर की फेस पे भी स्माइल आ चुकी थी, वो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसेस्टजू से कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पूरी सेकंड मेरिडियन के अंदर किसी को भी सच में मार पाना इम्पॉसिबल है, और यहाँ पे जो कोई एक बार इस लूप के अंदर फंस जाता है वो हमेशा यहाँ पे फाइट करता रहता है। और अभी वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टजू को इस सब के बारे में बता ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टजू की नजर ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ धीरे धीरे उस दूसरी लेडी इमोर्टल कल्टीवेटर की सोल वहाँ पे ऊपर
आसमान में बनी एक फॉर्मेशन के अंदर जाने लगी थी, जिसे देखकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं ओ तो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन लगी हुई है और यही इन सभी को दोबारा यहाँ पे जिंदा कर रही है। और यही वजह है कि सेकंड मेरिडियन के अंदर किसी की भी रियल मौत नहीं होती, जिसके चलते सेकंड मेरिडियन के कल्टीवेटर्स को लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर भी कहा जाता है। पर इसके लिए बेचारे ये कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं, इससे तो ये सभी खुद भी अनजान है। वहीं एसेटाजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उस लेडी इमोर्टल कल्टीवेटर को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे अपने मन में कहती है लाइफ एंड डेथ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन है, आखिर ये किस तरह की फॉर्मेशन है? मैं पिछले न जाने कितने हजारों सालों से यहाँ पे सेकंड मेरिडियन के अंदर रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने इस लाइफ एंड डेथ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना। और इस पर्सन को अभी यहाँ पे आए हुए बस कुछ घंटे ही हुए हैं कि इसने यहाँ पे खुद से इस जगह के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। इवन इसने तो यहाँ पे इस जगह के उन सीक्रेट्स के बारे में भी पता लगा लिया है जिसके बारे में अभी तक मैं खुद भी नहीं जानती थी। और अभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वो लेडी इमोर्टल कल्टीवेटर दोबारा वहाँ पे जिंदा होते हुए नीचे आ जाती है। और एसेटाजू को देखकर थोड़ा गुस्से से कहती है कि पहले मैं थोड़ी केयरलेस थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करूंगी। अब तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से और तड़पा के मारूंगी। वहीं उस लेडी इमोर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि इमोर्टल कल्टीवेटर भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए कहता है हम लोग पिछले न जाने कितने हजारों सालों से यहाँ पे स्पिरिट बॉल के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों में से कोई भी इस लेवल को पार करते हुए जीत नहीं पाया। और ये कल्टीवेटर पहले ही दिन यहाँ पे आकर हमसे हमारी पोजीशन को छीनना चाहता है, इसलिए क्यों न हम सभी लोग यहाँ पे आपस में बैट लगाए। जो भी यहाँ पे इसने आने वाले कल्टीवेटर को सबसे पहले मारेगा वही इस लेवल का विजेता होगा। उस इमोर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग भी वहाँ पे इसके लिए तैयार हो चुके थे। इवन उस पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर ने तो वहाँ पे अपने वाटर एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर एक जानलेवा हमला भी कर दिया था, जो देखकर बाकी सभी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए वो सभी भी वहाँ पे एक एक करके अपनी पास को रिलीज करते हुए बहुत ही गुस्से से वहाँ पे एसेटाजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखकर भी एसेटाजू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराते। वो तो अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए मजे से अपनी चाय पी रहे थे। और जैसे ही उस पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर का वो अटैक जिसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट की पावर्स थी वो एसेटाजू के पास आता है, तो हम देखते हैं कि एसेटाजू अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही वो वाटर बॉल वहाँ पे एसेटाजू के हाथ के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन वो वाटर बॉल वहाँ पे एसेटाजू के हाथों में ही आके रुक गई थी, जो देखकर एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में उस इमोर्टल कल्टीवेटर से कहता है कि विंड एंड वाटर अटैक। ये आइडिया वाकई काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे अटैक्स करने का कोई भी फायदा नहीं है, पर चलो फिर भी मैं तुम्हें इस अटैक की अब तक की सबसे खतरनाक फॉर्म दिखाता हूँ। और ये कहकर एसेटाजू उस वाटर बॉल को अपने हाथों में लेते हुए उसके अंदर अपनी फ्लेम डालने लगे थे। यहाँ पे एसेटाजू ने उस वाटर बॉल के साथ साथ अपनी फ्लेम को भी मर्ज कर दिया था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन माना जाता है। और वो बेचारे सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले हम देखते हैं कि एसेटाजू ने वहाँ पे उसी बॉल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर दिया था। हालांकि हम देखते हैं कि एसेटाजू ने अपने इस अटैक में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनका ये अटैक भी उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसे वो सभी लोग मिलकर रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा रहे थे। इवन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो बेचारे उस पहले वाले कल्टीवेटर को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने मेरे ही अटैक को रिवर्स करते हुए उसकी मदद से हमारे ऊपर ये अटैक कैसे कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि इसने मेरी वाटर बॉल के अंदर फ्लेम को कैसे मर्ज किया था। तो क्या इसका मतलब है कि इसके पास पांचों एलिमेंट्स के पास भी है, जिससे ये पर्सन जब चाहे किसी भी एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर तो ये पर्सन हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उस पहले वाले इमोर्टल कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी सभी साथी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक ऐसा कोई भी कल्टीवेटर पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर एक साथ 5 एलिमेंट की पावर्स हो। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे उन सभी से कहती है मुझे तो ये कोई इमोर्टल कल्टीवेटर लग ही नहीं रहा, ये जरूर किसी इविल कल्टीवेटर का डिसेबल होगा, इसी की वजह से तो इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है। उस लेडी कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक एसेटाजू को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बस वहाँ पे अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी कल्टीवेटर की तरफ कोड लुक से देखते हैं, जहाँ एसेटाजू के सिर्फ देखने पर से उस लेडी कल्टीवेटर की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही उस लेडी कल्टीवेटर की बॉडी वहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई थी। और एसेटाजू की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लेडी मास्टर के साथ साथ बाकी सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एसेटाजू वहाँ पे कोल्ड टून में उससे कहता है कि तुमने मेरे ही सामने मेरे मास्टर की बेइज्जती करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी, उसके लिए अब सिर्फ तुम्हें ही नहीं तुम्हारी सोल को भी मरना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटाजू की ये बात सुनकर भी उस लेडी कल्टीवेटर के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता, वो तो अभी तक भी उसी एटीट्यूड में ही एसेटाजू से बात कर रही थी। वो चिल्लाते हुए वहाँ पे एसेटाजू से कहती है कि तुमने मुझे दोबारा यहाँ पे क्यों मार दिया, पर अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार भी दिया है तो क्या हुआ, इस सब का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, मैं दोबारा यहाँ पे जिंदा हो जाऊंगी। तुम भले ही मुझे यहाँ पे हजारों बार खत्म कर लो, लेकिन मैं हर बार दोबारा यहाँ पे जिंदा होती रहूंगी, इसलिए मुझे यहाँ पे हरा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और उस लेडी कल्टीवेटर के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उसकी इमोर्टल सोल दोबारा वहाँ पे उसी लाइफ एंड डेथ कंट्रोलिंग फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगी थी, जो देखकर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे एसेटाजू से कहती है कि ये लेडी कल्टीवेटर बिल्कुल ठीक कह रही है, यहाँ पे होते हुए आप इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो अब बताइए यहाँ पे आपके पास जीतने का क्या प्लान है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इस लेवल को जीतना है तो उसके लिए
आपको यहाँ पे इन सभी को खत्म करना होगा, पर उस लाइफ एंड डेथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के चलते तो यहाँ पे किसी को भी खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे एसएस तजू से ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस तजू अचानक वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाते हुए उससे कहते हैं कि जब मैं किसी को मारने की ठान लेता हूँ तो खुद मौत भी उस पर्सन को मुझसे नहीं बचा सकती। और ये कहकर एसएस तजू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल के ऊपर एक और फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल वहाँ पे लाइफ एंड डेथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तक जा ही नहीं पा रही थी, जो देखकर उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं लाइफ एंड डेथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन तक क्यों नहीं जा पा रही। और ये कहकर वो लेडी कल्टिवेटर वहाँ पे अपनी इमोर्टल सोल की मदद से वहाँ पे एसएस तजू की बनाई हुई इन्फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगी थी। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि ये इन्फॉर्मेशन तो खुद हेल गॉड ने लगाई है, जिसे वो तो क्या कोई गॉड तक भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और अभी उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल उसी तरह से वहाँ पे एसएस तजू की बनाई हुई डिवाइन इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एसएस तजू वहाँ पे एक चुटकी बजाते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ उस लेडी कल्टिवेटर की इमोर्टल सोल बॉडी भी वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जो देखकर वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे चौंकते हुए कहती है क्या ये सच में मर गई, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे उसको महसूस नहीं हो रहा, ये तो एक असली मौत है। वहीं उस लेडी मास्टर की तरह हम देखते हैं कि उन सभी इमोर्टल कल्टिवेटर्स को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो सभी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर इसने यहाँ पे सब कैसे किया, इस सेकंड मेरिडियन के अंदर तो किसी को भी असल में मार पाना तो इम्पॉसिबल है। जिसपे एक दूसरा इमोर्टल कल्टिवेटर उससे कहता है कि इसने यहाँ पे सिर्फ उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसकी इमोर्टल सोल बॉडी के ऊपर भी अटैक करते हुए उसे यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टिवेटर खुद ही वहाँ पे हैरान होते हुए कहने लगा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये यहाँ पे किसी को असली मौत कैसे दे सकता है, ये तो सेकंड मेरिडियंस के रूल्स के खिलाफ है। और वैसे भी उस लेडी कल्टिवेटर की रियल इमोर्टल सोल तो वहाँ पे किसी और के पास थी, लेकिन इसने यहाँ पे बैठे बैठे उसके इमोर्टल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे कैसे खत्म कर दिया। इसी तरह वो इमोर्टल कल्टिवेटर वहाँ पे सवाल करते ही जा रहा था, पर वो बेचारा कहाँ जानता था कि जहाँ पे लॉजिक और रूल्स खत्म होते हैं वहीं से आगे एसएस तजू की पावर्स के कारनामे शुरू होते हैं। और उन्हीं की तरह वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने मन में कहती है यकीन नहीं हो रहा, इस पर्सन ने यहाँ पे बैठे बैठे हमारे सेकंड मेरिडियन के सारे रूल्स को ही चेंज कर दिया। आज तक यहाँ पे कोई भी असली मौत नहीं मरा था और इसने यहाँ पे असल में किसी को मारकर पहले चेंज तो ला ही दिया है। इसका मतलब है कि इसे यहाँ पे अपने साथ लाना मेरा बिल्कुल सही फैसला था। और अभी वो लेडी मास्टर वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एसएस तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रखी हुई स्पिरिट बॉल को अपने पास बुला लेते हैं। और ऐसा होते हुए देखकर वहाँ पे खड़े हुए इमोर्टल कल्टिवेटर्स की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर वहाँ पे एसएस तजू को रोके। यही तो है हेल गॉड का डर। और तभी एसएस तजू वहाँ पे अपने हेल गॉड वाले सिंहासन से खड़े होते हुए उन सभी से कहते हैं चलो एक बार फिर से गेम को शुरू करते हैं। एसएस तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी इमोर्टल कल्टिवेटर्स वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा चुके थे कि वो सभी ना में अपना सारे हिलाते हुए इसके लिए मना करने लगे थे। और वो सभी वहाँ पे डरते हुए एसएस तजू से कहते हैं कि आपके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि हम यहाँ पे खुद ही अपना सेक्रीफाइस दे दें। और ये कहकर वो सभी इमोर्टल कल्टिवेटर्स वहाँ पे एक एक करके खुद ही अपना सेक्रीफाइस देने लगे थे। और देखते ही देखते उन तीनों ने ही वहाँ पे अपने अपने ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे खुद को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और ऐसा होते ही वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है इमोर्टल कल्टिवेटर नंबर 0 कांग्रेचुलेशन, आप गॉड किलिंग कंपटीशन का ये राउंड जीत चुके हैं। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब एसएस तजू धीरे धीरे और भी ज्यादा एक्शन में आते जा रहे हैं और अगले आने वाले 1-2 एपिसोड्स में तो और भी ज्यादा कमाल होने वाला है। गेस करो एसएस तजू अगली मौत किसे देंगे, नीचे कमेंट करके इस बारे में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।